आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है अब सामान्य अणुभार से क्या अभिप्राय है, एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, अब सामान्य अणुभार क्या है, जब एक अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पे जब एक अणुसंख्य गुणधर्म जब एक अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर निर्धारित किसी पदार्थ का प्रायोगिक अणुभार प्रायोगिक अणुभार उसके सामान्य अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। सामान्य अणुभार से भिन्न प्राप्त हो तब इस प्रायोगिक अणुभार को क्या कहेंगे, हम अब सामान्य अणुभार कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पे किसी भी पदार्थ का अणुभार ज्ञात करते हैं तो यह अणुभार यदि सामान्य अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है, भिन्न होने का मतलब सामान्य अणुभार से या तो ज्यादा प्राप्त होगा मान इसका, या फिर हमें कम मान प्राप्त होगा, तो इस प्रकार के जो प्रायोगिक अणुभार होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, अब सामान्य अणुभार कहते हैं। अब चूंकि अणुभार जो होता है, विलय का अणुभार, किसी भी विलय का अणुभार विलयन में विलय के कणों की संख्या के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों क्या होता है, जब हम किसी भी विलयन में कोई विलय पदार्थ मिलाते हैं तो हो सकता है जो हमारा विलय पदार्थ है वो आयनिक प्रकृति का हो, तो वो या तो वियोजित होगा या फिर दोस्तों संयोजित भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे संयोजन का हमने एक उदाहरण ले लिया है, जैसे बेंजोइक अम्ल है C6H5COOH, ठीक है। तो जब हम इसको विलयन में मिलाएंगे तो ये क्या होगा, इसके दो अणु आपस में संयोजित होकर के इस प्रकार आपस में संयोजित होकर के क्या बनाएंगे, एक द्विलक बना लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2C6H5COOH, ठीक है। तो इसने क्या करा, ये दो अणु हैं ये आपस में संयोजित हो गए और क्या बनाया, द्विलक C6H5COOH का होल ट्वाइस। तो जब दो अणु आपस में संयोजित हो रहे हैं और संयोजित होकर के एक अणु जो इसको हम द्विलक कह रहे हैं बना रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, विलयन में विलय के जो कण हैं, विलय कौन सा पदार्थ है C6H5COOH, इसके कणों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो जब कणों की संख्या यहाँ पे घट जाएगी विलयन में, तो अणुभार हमें क्या प्राप्त होगा, अणुभार हमें अधिक प्राप्त होगा। सामान्य अणुभार की तुलना में हमें अणुभार क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। तो इस वजह से जो हमें अणुभार प्राप्त होगा, जो कि हम अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर ज्ञात करेंगे, ठीक है, यह क्या होगा, अणुभार इस अणुभार को हम अपसामान्य अणुभार कहेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों यहाँ पे वियोजन हो रहा होता कणों का, जैसे कि NaCl ले लेते हैं, NaCl का एक अणु जो है इसको अगर हम विलयन में डालेंगे तो ये चूंकि आयनिक यौगिक है तो ये Na+ और Cl- में वियोजित हो जाएगा, यानी एक अणु जो है वो दो अन्य कणों में वियोजित हो रहा है, अर्थात दो अन्य कण किस प्रकृति के, आयनिक प्रकृति के हैं। तो यहाँ पे एक अणु से दो कण हमें प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी विलयन में क्या हो गया, कणों की संख्या में अब क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई। तो अब जो हमें विलय का अणुभार अर्थात NaCl का अणुभार प्राप्त होगा वो कम प्राप्त होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अब सामान्य अणुभार है। और यहाँ पे अब किसी भी अणुसंख्या गुणधर्म की सहायता से जब हम अणुभार ज्ञात करेंगे NaCl का विलयन में,
तो वह हमें सामान्य अणुभार से कम प्राप्त होगा, क्योंकि कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि NaCl जो है वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। तो यही वजह है दोस्तों, जो हम अणुभार ज्ञात करेंगे अणुसंख्या गुणधर्म के आधार पे NaCl का किसी बिलियन में, तो ये जो है अब सामान्य अणुभार कहलाएगा, क्योंकि ये सामान्य अणुभार से इसका मान क्या होगा, कम होगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।